अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अकरम क्लासरूम में खुशामदीद। और हमेशा की तरह क्लासरूम में बहसीत तालिब इल्म में हाजिर हूँ। और मेरे साथ आने वाले जो गेस्ट होते हैं वो मेरे उस्ताद होते हैं, क्योंकि मैं उनसे सीख रहा होता हूँ। और आज हमारे गेस्ट क्लासरूम के अंदर एक ऐसे गेस्ट हैं जो बहुत सारे लोगों को सिखा चुकी हैं, बल्कि उनसे सीखने वाले भी आगे सिखा रहे हैं लोगों को। और उन्होंने अब ये जो सिलसिला है अपना ये आम कर दिया है यूट्यूब के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू। अब वो लोगों को सिखा रहे हैं और लोगों को मिलियनेयर बनना सिखा रहे हैं। तो जवाद साहब, वेलकम टू क्लासरूम। और प्लीज जो मेरे दोस्त आपको देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताइए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं और आप तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं। मैं इसका स्टार्ट सर इस चीज़ पे करूंगा, अपना थोड़ा सा मैं तारुफ एक अपना बेसिक करा दूं। मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हालांकि हूं आप पाकिस्तान किसी का। तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरी कम ये इल्मी की वजह से मैं ये आपसे ये 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 मोहब्बत है आपकी, लेकिन कुछ दोस्त जो शायद पहली बार मुझे देख रहे हो तो उनको पता चल जाए कि वो मैं क्या करता हूँ। पाकिस्तान का पहला जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो मैंने जी दिया जी। है। और उस प्रोग्राम को देख के एक हाउस वाइफ हो या एक स्टूडेंट, उसको बड़ा सिंपल मैंने बनाया, क्योंकि मैं 30 साल से ज्यादा मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का अपना जाती तजर्बा है। तो उसको माशाल्लाह। बिल्कुल सिंपल रखा है। वो प्रोग्राम मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन पे भी दिया। कासिम अली शाह भाई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और जो मेरा पहला वहाँ पे जो सेशन है वो 4.5 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। और उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम दिया, बी एन एंटरप्रेन्योर, कि अगर आपके पास पैसे हैं तो स्टॉक मार्केट में तो आप तब काम कर सकते हैं ना, अगर आपके पास पैसे फर्ज करेंगे अभी इतने नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सकें, तो फिर आपने कैसे पैसा रेज करना है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप्स किस तरह लेके चलने हैं, या बिजनेस कैसे एक्सपैंड होनी है। तो उस पर प्रोग्राम है बी एन एंटरप्रेन्योर। बाकी आप मेरा नाम गूगल कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। आई थिंक नाउ वी शुड प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। जी सर। हेलो। हेलो। जवाद साहब, आप ये सर बताइएगा कि जब आपने शुरू किया सिलसिला तो आपने एक बिजनेस जो था वो टोटली डिफरेंट था आपका। देन यू जी लेटर ऑन शिफ्ट टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट और ये स्टॉक एक्सचेंज। तो सर ये जी। शिफ्ट कैसे आया? जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो हमारा डिफरेंट होता है और स्टॉक एक्सचेंज तो बिल्कुल जी। एक एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड है। नहीं, इधर इधर मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये अदर वे राउंड था। मैंने जो सबसे पहले अपनी जिंदगी में जो काम शुरू किया, बल्कि मेरे पैदा होने से पहले भी 1967 से मेरे वालिद साहब इन्वेस्ट कर रहे थे। वो माशाल्लाह। जिसे कहते हैं, मेरे उस्ताद भी थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बड़ा काम किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के एमडी भी रहे, और बहुत अचीवमेंट्स हैं उनकी। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप, जब मैं 18 साल मेरी उम्र थी, एफएससी के एग्जाम देने के बाद, सबसे पहले मैंने 3 महीने एक ब्रोकरेज हाउस में, वो इंटर्नशिप तो खैर उसे क्या कहनी हो, ही वाज लाइक माय अंकल, फरतुल्ला खान साहब का हाउस होता था। उन्होंने मुझे पहले दिन ही ला के, वो बिल्कुल बॉस के साथ बैठे थे उनसे, वो मैं 92 में, ये मैंने शुरू किया था सिलसिला 89 में। 92 से फिर मैं इंडस्ट्री की तरफ, और बाकी तो हम स्टॉक मार्केट से इस तरफ आए, बाकी बिजनेसेस भी किए, उन्हें बढ़ाया भी, उन्हें देखा भी। लेकिन मैं जब यंग था तो मेरा टारगेट था कि अर्ली एज पे रिटायरमेंट ले लिया है।
जिंदगी का मजा लिया जाए, कुछ पैसे बनाने के बाद जरा रिलैक्स रहा जाए। 40 का टारगेट था तो अल्लाह ने वो 35 पे ही अचीव करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने ज्यादा जबरदस्त। काम इस पे फोकस किया। तो अच्छा ये इस तरह से सर, है जबरदस्त। अच्छा सर, जी। ये बताइएगा कि ब्रोकरेज हाउस, स्टॉक एक्सचेंज, टेक्सटाइल बिजनेस और फिर अपना ब्रोकरेज हाउस, ये सारा एक प्लान था कि जिंदगी को इसी डगर पे चलाना है, या कुछ एक्सीडेंटल चीजें हो रही थी? नहीं सर, कोई चीज भी, सिर्फ ये प्लान था व्हेन आई वाज वेरी यंग कि मैंने जॉब नहीं करनी। मैंने पहले इंजीनियरिंग की और मैंने एफएससी से काम साथ अपनी स्टडीज के साथ ही काम शुरू कर दिया था। ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, चीजें करनी शुरू कर दी। बस ये प्लान था कि कुछ करना है जिंदगी में, इंडस्ट्री लगानी है या इस चीज को समझना है। मेरे वाले साहब तो बिजनेस में नहीं थे, वो जॉब में थे। ये मैं ही पहला बंदा हूँ अपनी फैमिली में कि जिसने वो इंडस्ट्री की तरफ आया। सो यू कैन से अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ मेड। मेरे पीछे एक्सपीरियंस सिर्फ था, मेरे पीछे सिर्फ गाइडेंस थी, लेकिन काम बिजनेस मैंने सारे का सारा खुद ही उसको प्लान किया और मैं उसको लेके चला। और ये एक बी और ओन बॉस के नाम से एक मेरी जो है लाइफ स्टोरी वो फाउंडेशन पे भी पड़ी हुई है, या मैंने सब पे आप गूगल कर लेंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये एक मैंने बड़े डाइवर्सिफाइड काम किए। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, मैंने ब्रांड डेवलप किया टेक्सटाइल में। पाकिस्तान में चाइनीज मशीनरी जो नेटवेयर के अंदर है वो इंट्रोड्यूस कराने वाला मैं हूँ। चाइना की जो मशीनें, इंजीनियरिंग सर्विसेज हमने दी। और वो मजे की बात यह है कि मैंने अपने बिजनेस को एंजॉय किया, मैंने उसे शौक की तरह किया है और अल्लाह मेरी मदद करता गया। हर हर जगह बेहतरी आई है, हर जगह। मतलब मैं कहीं पे भी इसलिए मैंने स्विच नहीं किया कि मैं कोई लॉसेस सफर कर रहा था या माशाल्लाह। मुझे परेशानी थी। वो इसीलिए स्विच किया कि जहाँ फ्रीडम ज्यादा है, कन्वीनियंस ज्यादा है, कि रिलैक्स जिंदगी गुजारी जाए। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। और मैं ये सुनने वालों को भी कहूंगा कि यार पैसों के पीछे ना भागो। इंसान ने दुनिया में एक खास टाइम तक रहना है, लेकिन मिनिमम पैसे जरूर होने चाहिए आपके पास कि आपकी जरूरतें आराम से पूरी हो सके। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करो। ये मेरा मैसेज होगा। अच्छा सर, इसमें मैं आपसे जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जानना चाहूंगा कि जी आपने मिलियनेयर और बिलियनियर्स बनाए, क्या हर वो शख्स, लाइक जैसे आप तो माशाल्लाह एक ब्रोकरेज हाउस के अंदर आपने इंटर्नशिप की, अमूमन हमारे यहाँ पे जी जो लोग ज्यादा पढ़ जाते हैं वो रिस्क टेकर नहीं रहते, वो बड़े ही कैलकुलेटेड हो जी जाते हैं और फिर वो रिस्क नहीं लेते। और स्टॉक बिल्कुल एक्सचेंज सही। जहां तक आम लोगों की राय है कि बड़ी वोलेटाइल मार्केट है, तो आपने कैसे जी मतलब इसको चूज कर लिया कि लेट्स जंप इन इट? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जो लोगों को भी कहता हूँ ना, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं या मेरे साथ जब सेशन लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम 2 करोड़ से शुरू करना चाहते हैं, हम 5 करोड़ से शुरू करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें हमेशा मना करता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप 1.5, 2, 3 लाख रुपए से शुरू करें। छोटे पैमाने पे इसकी शुरुआत करें। पहले तो मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, 235 वीडियोज है यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री है, वो कोई भी बंदा देख सकता है। उसमें मैंने सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं कि ब्रोकर की सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, आपने किस तरह स्टार्ट करना है, आपने कंपनी की सिलेक्शन कैसे करनी है जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, 2 या 3 लाख रुपए का तो आजकल एक अच्छा मोबाइल आता है किसी अच्छी, ये जो अच्छी कंपनियों के, सैमसंग के और जो ये एप्पल की हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि सही। हर पढ़े लिखे आदमी को इतना रिस्क जरूर लेना चाहिए। उसके बाद वो जब उसको करेगा, 2-3 महीने उसमें से उसके अंदर से गुजरेगा, तो वो रियलाइज कर लेगा कि ये काम उसके लिए है या नहीं। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि वो बेहतर पोजीशन में होगा उसको एक्सपेंड करने की, बढ़ाने की। फिर चाहे वो उसको 10 करोड़ से करे, हर महीने 2-3 लाख ऐड करता जाए, या हर महीने 10 लाख रुपए ऐड करता जाए, डिपेंडिंग अपॉन हिज पोजीशन, कि जितनी उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। सेकेंडली बात मैं ये कहूंगा कि 2-3 लाख रुपए आज के दौर में कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर आप इसके अलावा कोई काम ऑप्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल सिवाय रेडी फल की लगाने के और कोई 2 या 3 लाख में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो घर से खवातीन भी कर सकती हैं, जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मेरी स्टूडेंट लाइफ में, इंजीनियरिंग में जितने मेरे क्लास फेलो जो मेरे करीब थे वो सारे ऑलरेडी करते थे। फिर मुझे देखकर वो और ज्यादा, मुझसे भी हम आपस में डिस्कस कर लेते थे। तो वो किसी का पोर्टफोलियो उस जमाने में 25,000 का था, किसी का 1 लाख का था, किसी का 50,000 का था। वो पैसे उन्होंने ट्यूशनें पढ़ के रेज किए हुए थे। ज्यादातर उनमें भी गरीब घरों के बच्चे थे। उन्होंने ट्यूशनें पढ़ा के वो पैसे अपने रेज किए हुए थे और उससे वो उसको जो है थोड़ा थोड़ा उसके साथ वो कर रहे थे। सर, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बहुत सारी मिथ्स हैं
लाइक इसमें लोग कहते हैं कि जो लोग किचन को समझेंगे सपोर्ट देने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे वो फंस जाएंगे, और जो लोग इसको एज अ पार्ट टाइम या बैक एंड के तौर पे रख लेंगे वो तो सरवाइव कर सकते हैं। लाइक वोलाटाइल जब मार्केट करती है तो जाहिर है आपको जो अगर वहां पे लॉस में भी कई दफा बुक करना पड़ता है। अगर आप लॉस में बुक नहीं करें तो फिर बिल्कुल आपको करना बैक पड़ता एंड पे है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कई दफा बिल्कुल कैप भी सही, लग जाते हैं। तो आपको बिल्कुल। इसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आइदर इट शुड बी योर सेविंग और आइदर इट शुड बी योर इन्वेस्टमेंट, कि आप बिजनेस के तौर पे इस पे जंप इन कर गए। देखिए, जिस वक्त तो आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादातर लोग मार किस तरह खाती हैं स्टॉक मार्केट में, आप इसमें मिलेंगे, इस फील्ड में आपको ज्यादातर लोग शिकवों और गिलों से भरपूर मिलेंगे। वो करते एग्जैक्टली। क्या है, मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं अचानक उसे स्टार्ट करूं, फुल रेस दे के उसको भगाऊं, तो मैं सामने जाके दरख्त में लगूंगा और 3 महीने हॉस्पिटल में गिरूंगा। पहली सही। बात तो ये कि आपको उसको आराम से सीखना चाहिए, किसी उस्ताद से सीखना चाहिए या किसी बुक से सीखना गुड। चाहिए या किसी कोर्स से। इसीलिए ये कोर्स भी मैंने लिया कि पहले उसके डायनामिक्स को जबरदस्त। समझें। अच्छा, फिर उसके बाद आजकल एक बड़ी खूबसूरत किताब आई हुई है एरिक रीज की, मैं उसका बड़ा जिक्र करता हूँ, उसका नाम है लीन स्टार्टअप। आप सीधा ही जंप ना करें अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग में। जैसे आपने फरमाया सेविंग, मैं तो कहूंगा पोर्शन ऑफ सेविंग। यानी आज के दौर में मोबाइल है या टैबलेट है या लैपटॉप है, मतलब मेरे पास कोई 5-6 लाख रुपए के तो गैजेट्स ही हैं। और ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा मैं कोई बिजनेसमैन हूं तो मेरी जरूरत है। मेरा ख्याल है आजकल आईटी का जो लड़का फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है उसके पास भी 2-3 लाख रुपए के तो गैजेट्स ही होती हैं। फोन अच्छा होता है, एक टैब होती है, एक लैपटॉप होता है। तो ये एक ऐसा पैसा है जिसे मैं समझता हूँ कोई आदमी भी अफोर्ड कर सकता है, जो जिसके रीजनेबल रिसोर्सेज हैं। तो आप उसको स्लो स्टार्ट ली, कभी ये ना सोचे पहले दिन कि मैंने किचन जो है इससे रन करना है। और दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा खासा बंदा 3 लाख से किचन रन कर ले। क्योंकि देखिए ना, जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट आती है ये बॉन्ड्स के पैरेलल आती है। अब आज के सही। दौर में इस वक्त प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट आपके हैं 7%, पहले थे 13.25% की शरह सूद, जिसे स्टेट सही। बैंक ने घटा के 7% पे कर दिया। सही। 7% का मतलब यह है कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो 9-10% पे मिलेगा, 12 पे 11 पे मिलेगा, और अगर अपना डिपॉजिट देंगे तो बैंक आपको 5.5-6% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा। अब सही। एक तरफ आपको अपने लाख रुपए के पीछे 6,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, महीने के नहीं, साल के। दूसरी तरफ आपको एक ऐसी जगह मिल रही है कि जहां आप अपना इल्म बढ़ा के, तजर्बा बढ़ा के इजीली उस लाख रुपए से साल के 50-60 हजार रुपए, 30,000, 40,000 कमा सकते हैं। तो अब आप होता क्या, लोग मायूस हो जाते हैं, यार लाख से 30,000 कमाऊंगा या 40 कमाऊंगा तो 3,500 रुपए महीने। ये 3,500 रुपए महीना नहीं है, ये एक स्किल आपने सीख लिया लाइफ लॉन्ग, कि जब आप करोड़ रुपया डालेंगे तो फिर आप करोड़ से भी 36 लाख कमाएंगे, 40 लाख कमाएंगे, वो जो कि जिससे आप फिर अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इफ ठीक यू है। आर डूइंग जॉब समवेयर, आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करते जाते हैं तो वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग का आपको अंदाजा नहीं है। वही 1 लाख जो है वो चंद सालों में 20 से 25 और 25 से 50 लाख बन जाता है, क्योंकि जो आपको आ रहा है उसे आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका तजर्बा भी हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है, आपका सरमाया भी हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। तो मैं ये समझता हूं आज के दौर में कोई आदमी जो रीजनेबल किसी जॉब के ऊपर लगा हुआ है, वो अगर इस काम को नहीं कर रहा और नहीं सीख रहा तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है और अपने साथ एक ज्यादती कर रहा है। उसको ये काम जरूर सीखना चाहिए। हाँ, अपने रिस्क एपिटाइट को देख के, अपनी पॉकेट के साइज को देख के, अपने महीने का 2 महीने का जो खर्चा उसके घर का है, इतने पैसे से उसे स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि इतने से कोई भी आदमी रिस्क ले सकता है। समझना चाहिए, जब उसको पूरी तरह समझ आ जाए उसके बाद उसको बड़ा सरमाया आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालना चाहिए। मैं लोगों को ये सजेस्ट कर, इसी तरह हाउस वाइफ्स हैं, वो क्या करती हैं, ये कमेटी है ना सर जी, मैंने जी 10,000 की कमेटी डाली हुई है, वो कहती है। मैं कहता हूँ यार तुम पहली कमेटी जो है खुद ले लो, पहली कमेटी खुद ले लो। तो फर्ज करो 2 लाख ठीक की है। तुमने कमेटी है, 2.5 लाख की डाली है, 2 सालों में पूरी होनी है, 10,000 रुपए महीने की है, तो तुम पहली कमेटी ले लो, उसको इन्वेस्ट करो और कोशिश करो ठीक कि है। तुम अपनी किस्त जो है उसी में से निकालो। तो जबरदस्त। ये एक तरह की देखिए ना, मतलब एक जो घर में सारा दिन खातून बैठी हुई है, मैं जब सेशंस में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जो हमारे यहाँ जो कम पढ़ी लिखी हैं वो नागिन ड्रामा देखती हैं इंडिया का, जो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं वो जो है वो वन ट्री हिल देखती हैं या वो गॉसिप गर्ल देखती हैं अमेरिकन मेरे टीवी पास का। तुम हो। एंड द बेस्ट, हाँ वे मेरे पास तुम हो।
और सारा दिन वो टाइम जाया करती हैं अपना। यानी ये पूरी कौम जो है दानिश के बारे में परेशान थी कि दानिश जो है वो आगे क्या करेगा। और दानिश तो बहुत हो गए। मतलब हाँ, दानिश बहुत हो गया। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने, दानिश ने आपको कुछ नहीं देना, फॉर फन सेक दैट इज राइट, बट यू शुड फोकस ऑन योर अर्निंग। अच्छा सर, मैं आपकी बात को ही सेकंड करना चाहूंगा। दानिश जो वो मिलियनेयर बना था वो भी स्टॉक से बना था। वो जरा स्पीड उन्होंने बहुत तेज कर दी, वो उतनी स्पीड एग्जेजरेशन नहीं है। ज्यादा कर दी। तो मैं बड़ा जी परेशान हो गया कि जो उसने 70 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, वो जी। कैप अगर लग भी जाए उसका, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि वो 2.5% पे शायद क्लोजिंग हो जाती है अगर कैप लग नहीं, जाए। पांच पांच तो पांच परसेंट पे अगर कैप लगता है ना, नॉर्मली जो छोटा शेयर होता है उसका 1 रुपए पे, और मतलब और जो बड़ा शेयर होता है उसका 5% पे। छोटे से बड़ा अच्छा पेनी अब स्टॉक है तो 4 7 पे है, तो 7 से 8 पे कैप लगेगा, और तो वो अगर कैप 1 दिन के लिए होता है। अगर वो कैपो कैप भी मेरा ख्याल है चलता रहे, तो शायद वो दानिश की अमाउंट तक तो वो 2 साल चाहिए थे उसको, नहीं, लेकिन वो आपको चंद एक्चुअली, महीनों का। मुझे सच्ची बात है, मैंने तो वो ड्रामा वो इतना पूरा देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है। ये किस्सा आया था तो कुछ लोगों ने मुझसे इसका जिक्र किया। अब मुझे नहीं पता उसने कितने कैपिटल से कितना पैसा कमाया और कितने टाइम में कमाया। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहां पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपको 30-35% तक मिल सकता है सालाना। और अगर किस्मत भी मेहरबान हो, अल्लाह भी मेहरबान हो, और हालात भी कंड्यूसिव हो, तो 200-300% तक भी, यानी आप 1 करोड़ से 3 करोड़ भी साल का बना लेते हैं। लेकिन वो गोल्डन ईयर्स होती हैं, हर साल वैसा साल नहीं होता। वो 5-7 साल के अंदर कोई एक आधा साल ऐसा आता है कि सारी केमिस्ट्री बड़ी कंड्यूसिव होती है, और आपकी स्किल लेवल भी आपका हम्म। अच्छा होता है, तो फिर आप उसको एंजॉय करते हैं एक अच्छे प्रॉफिट। सर मेरा आपसे जो सवाल है, जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर 10 साल 20 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अदर देन द ब्रोकर्स, जी मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग जो हैं, जी। वो स्टॉक मार्केट को कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहे होते। ये क्यों डिलेमा सर क्यों है? लाइक हमारे यहाँ पे जो ये कारोबार अर्न करते हैं लोग उसको रिकमेंड करते जी, ये सर एक्चुअली ऐसा है, मैं इसके बारे में एक देसी कहानी लोगों को समझाता हूँ कि एक आदमी ना अपने दोस्त के पास चला गया, और गांव में ना जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो भैंस होती है। भैंस उनके लिए ना हैं। लैंड सही क्रूजर होती है गांव में। है। तो वो एग्जैक्टली। कहना है, यार मेरी मझ बीमार हो गई है। उसने कहा अच्छा ये दवाई दो, ये दवाई दो, ये दवाई दो। वो डिफरेंट स्टेप्स उसे लेता रहा। 10वें दिन आगे उसने कहा कि यार मेरी भैंस तो मर गई है। कहना मेरी भी इंजी मरी सी। तो एक्चुअली मसला क्या है, लूजर बैकिंग अप अ लूजर। हम जाके मशवरा हम्म। किससे लेते हैं? मैं एक जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में जो मिथ है ना, स्टॉक मार्केट में बताया जाता है वो जो सामने फ्रंट डेस्क पे क्लर्क बैठा है ना, जिसे लॉट ऑपरेटर कहते हैं, जिसकी 25 से 30 हजार रुपया महीना तनख्वाह होती है। अब एक आदमी तरह सोचिएगा, खुद 30 हजार रुपया महीने पे काम कर रहा है, आप सही है। 30 लाख या 70 लाख का पोर्टफोलियो उसके मशवरे से बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, खुद सही है। पढ़ने को लोग तैयार नहीं होते, कंसल्टेंट को ठीक है। फीस देने को लोग तैयार नहीं होते, सेशन लेने को लोग तैयार नहीं होते, वो तजर्बा करने को तैयार होते हैं। तो वो सही जब है। फिर तजर्बा, तो फिर आपको पता है कि वो फिर एंड में वो कहता है कि मैं भी इसी तरह लॉट ऑपरेटर बना था। पहले मैं इन्वेस्टर था, और मैंने अपना नुकसान कर करके जब रोटी पानी से फारूक हो गया, आप इसको छोड़ दें, चलिए थोड़ी देर के लिए हम स्टॉक मार्केट का काम छोड़ देते हैं। आपको मैं कहता हूँ सुनार का काम आप शुरू कर लें, इस तरह जाके पहले दिन मुंह उठा के, आपका क्या सक्सेस रेट होगा। ये जितने लोग ये 0। व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें थोड़ी सी अमेरिका की स्टडी बता दूं। 96% ऑफ द बिजनेसेस फेल इन द फर्स्ट ईयर, एंड जो 4% जो बाकी हैं, उनमें से देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जो 10 साल पूरे करती है। कोई तीसरे साल बंद हो जाता है, कोई 5वें साल बंद हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चलना ही शुरू ना करें। आपको पता है यूट्यूब वाज अ फेलियर, इट वाज अ डेटिंग साइट, इट फेल्ड, एंड देन सेम एज दे विद गूगल ना। रीलॉन्च इट। हाँ जी, ये यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। जी जी। ये शुरू में था बिल्कुल। डेटिंग साइट थी कि आप अपना प्रोफाइल बना के डालेंगे, और उधर से लड़की अपना प्रोफाइल डालेगी, और ये फ्लॉप हो गया, ये नहीं चला। फिर उन्होंने इसको रीडू किया। मार्क जकरबर्ग ने जो पहला जो अपना वेंचर किया था, इट वाज अ डेड फ्लॉप फेसबुक से पहले। बात ठीक। ये है कि बिजनेस में फेल होना एक हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है कि फेल को हम समझते हैं कि इसको फांसी लगा दो। फेल सही है। इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेलियर इज नॉट अ बैड एग्जैक्टली। थिंग, ग्रेट। बट टेक कैलकुलेटेड रिस्क, डोंट टेक क्रेजी रिस्क। मैं किसी को नहीं कहता कि वो अपना मकान बेच के वो पैसे मार्केट में लगा दे। हाँ, मोबाइल में जरूर लोगों के बिकवाना चाहता हूँ।
यानी टके का बंदा नहीं होता, कोई वो काम नहीं करता, माँ बाप को उसने तंग किया होता, नाक में दाम, मोबाइल उसे 3 लाख का रखा होता। देखिए ना भाई, इसको बेचो, जाओ ट्यूशन पढ़ाओ। आज अगर बच्चा ट्यूशन भी पढ़ाए 10,000 15,000 रुपए इजीली मिल जाती है। आप पैसे रेज करो, इकट्ठे करो, मोटरसाइकिल बेचो, छोटी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लो, 2-3 लाख रुपए का सरमाया इकट्ठा करो, जाके काम को समझो, करो। मैं समझता हूं आप सक्सेसफुल हो जाओगे। होता क्या है, हम पहले दिन ही सेठ साहब बनना चाहते हैं, वो फिर जब इधर उधर से पूछकर आप चाहते हैं। आपको पता है मैंने अपनी जिंदगी में जो पहला शेयर लिया था, ये रिकॉर्डेड है फाउंडेशन के सेशन पे, मैंने भी पैसे उसमें लूज किए थे। हालांकि मेरे वालिद साहब उन्होंने मुझे मना किया। नया मैं आज वाक्य आपके साथ शेयर करता हूँ। नया बंदा जब जवान होता है ना, तो उन्होंने मुझे कहा यार वहां जाके बैठोगे, वहां ना लोग ऐसी किसी चीज के पीछे चल पड़ते हैं, तो ये गलती ना करना, आराम से सीखते रहो, देखते रहो, लोगों से भी डील कर लो और मुझसे डिस्कस करते रहना। वहां पे उस जमाने में एक शेयर होता था टर्बो, वो नया लॉन्च हुआ था, अभी भी वो मेरा ख्याल है वो बनाते हैं प्लास्टिक की चीजें वगैरह। अच्छा, अब उधर ना हर बंदा के टर्बो ले लो, टर्बो ले लो, टर्बो ले लो। मुझे नहीं पता टर्बो क्या है, मुझे कोई उसकी बैलेंस शीट मैंने नहीं देखी, कोई चीज नहीं देखी। मैंने अपने उस्ताद से पूछा, मैंने ये सारे टर्बो फरूख साहब से, मैं कहा अंकल की सब टर्बो ले रहे हैं, मैं भी ले लूं टर्बो? नहीं यार तेजी तो लगती है, लेने दो। अच्छा, मैंने घर टेलीफोन किया, अम्मी से बात की, अब वाले साहब से खुफिया सारी कार्रवाई हुई है, वो 20-25 हजार रुपए, आई डोंट रिमेंबर क्या अमाउंट थी, कुछ मेरे पास से, कुछ मैंने इकट्ठे करके, तो मैंने कुछ 200-300 शेयर उसके उस जमाने में खरीद। अब जिस वक्त मैंने खरीद लिया, बस मेरा खरीदना था और रिवर्सल शुरू होना था। मैं देखता जाऊं वो गिरता जाए, मैं देखता जाऊं वो गिरता जाए। मैं को या अल्लाह, मेरे तो पता नहीं, मेरे लिए ये काम ही रास नहीं आया मुझे। तीसरे चौथे दिन मैंने वालिद साहब को बताया, वो बड़ा हंसे मेरी बात सुनने का। कहते मैंने तुम्हें पहले कहा था। मैंने कहा ये गलती हो गई है, अब आप बताएं क्या करूं? उन्होंने कहा इसको बेचो, कोई बात नहीं, लॉस बुक करो। उन्होंने कहा बेटा देखो, जब भी इन्वेस्ट करना होता है पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है, फिर देखते हैं वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, फिर देखते हैं उसने कभी जिंदगी में डिविडेंड भी दिया। अगर तुम इन चीजों को, अच्छा वो पहला लेसन जो है ना मेरा, वो बहुत अच्छा हुआ। मैं आज आपको ये बात बताऊं, वो आज तक नहीं मुझे भूला, और उसने मुझे इतना प्रॉफिट दिया जिंदगी में। मैं समझता हूं कि मैंने उस लेसन से आधे प्रॉफिट उस लेसन से कमाए हैं, कि कभी भी आंखें बंद करके पानी में छलांग नहीं लगानी, पहले डंडी डाल के देखनी है ये कितने फुट गहरा है और तुम किस ग्रेड के स्विमर हो। फॉलो कर रहे हैं ना आप बात? सर बिल्कुल। ब्लाइंडली अगर आप जंप करेंगे कोई भी बंदा, तो वो लूज ही करेगा, ये गारंटी है। और वो ये नहीं है कि स्टॉक्स में करेगा। आपको मैं आज सोए बाजार में ले जाऊं, सोने की मार्केट में, और आपको कहूंगे यहाँ पे डायरेक्ट यार 20 लाख का सोना खरीद लो, 2 घंटे बाद आप 20 के 18 करके वापस आ जाएंगे। ऐसे ही है, क्योंकि आपको उसके नॉर्म्स का ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि पैरामीटर्स क्या है, मार्केट की प्रैक्टिसेस क्या है, कमीशन कितनी लगती है बाइंग सेलिंग पे, परखते कैसे हैं उस चीज को। तो ये आप सीमेंट की बोरियों का काम शुरू कर दें, आप उसमें भी इस तरह लूज करेंगे। अनलेस यू स्टडी, अनलेस यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग मेहनत नहीं करते। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं फ्रॉडियों के, उनके अंदर लोग घुस जाते हैं और फ्री टिपों के पीछे भागते हैं, और वो जो है वो फिर बाद में फ्री पता चलता है कितने की पड़ गई। अच्छा, तो ये चीजें भी जो है ना सर। और जो चीज हमने देखी स्टॉक मार्केट में, लाइक हमने देखा स्टॉक मार्केट 19-20 हजार से शुरू हुई, एक गवर्नमेंट में 33 हजार तक आई और फिर वो 55 हजार तक गई। आजकल तो मैं खबरें क्योंकि देखते नहीं काफी अरसे से, तो मेरा ख्याल है 30-35 हजार की फिगर में स्टॉक आजकल 36 हजार पे, 36,000। तो सर ये देखिए, अब 55 से जब 36 पे आएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ शेयर ऐसा होगा जो इफेक्टिव नहीं होगा, तो तब क्या स्ट्रेटजी होती है? तो लॉस बुक करते हैं, शेयर इफेक्ट होती है। देखिए 2 किस्म के प्लेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बल्कि टोटल मैंने इनको डिवाइड किया हुआ 4 किस्म के प्लेयर्स में। मैं चारों डिफाइन आपको कर देता हूं। पहला होता है इन्वेस्टर, दूसरा होता है ट्रेडर, ये तो 2 हो गए जो सीरियस है काम करने वाले। तीसरे होते हैं कि मुझे तो पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया था, मैं देख के शेख साहब का लड़का आ रहा था, मैं भी साथ आ गया उसके, मैंने भी पैसे ले लिए। चौथे होते हैं जॉबर्स, उन्हें मैं कहता हूँ। वो क्या करते हैं, जैसे आपने मुझे सवाल पूछा ना, वही मार्केट 53,000 पे गई हुई है यार, अंदर चलती इधर बड़ी तेजी है, अब वो भी हर बार घटा खा के आते हैं वहां से। अच्छा, वो जब तेजी होती है तो वो खरीदते हैं, जब मंदी होती है तो वो बेचते हैं, डर के ज़ाहिर नीचे आता है, पता तो होता नहीं।
और वो कभी कभार उनकी दिहाड़ी लग जाती है तो वो कहते हैं कि यार ये भी काम है, लेकिन यार भाईजान बड़ा समझिया जी, सानू तो समझ नहीं आई। ठीक है ना, ज्यादातर ये होता है। जो इन्वेस्टर है उस एक टर्मिनोलॉजी, सबसे बड़े तो वही होता है। वॉरेन बफेट साहब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। मैं आपको पहले पाकिस्तान के 8-10 नाम बता दूं ताकि ये लोगों का ये भी मिथ क्लियर हो जाए कि हर बंदा लूज करता है। आरिफ हबीब साहब बहुत बड़ा नाम है। आरिफ हबीब बहुत बड़ा नाम है। ग्रेजुएशन करने के बाद वो कहते हैं मेरे पास टेलीफोन आखिरी दफ्तर में लगाया, उसके बाद मेरे पास एक पैसा नहीं था। आज फर्टिलाइजर फैक्ट्री उनकी, डॉल्मेन सिटी रीट उनका, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट उनकी, एमसीबी के साथ मर्ज उन्होंने करके एक फंड निकाला है वो उनका। ही इज अ बिलियनियर। ठीक है। एकेडी को तो आपने कह दिया ना बोलूं। खादम अली शाह बुखारी, जहांगीर सिद्दीकी, इन दोनों में से एक बंदा टी बॉय था कराची स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि इन दोनों में से कौन था, मैं मिक्स कर गया हूँ, दूसरा अगर हो तो वो माइंड ना करे। और वो उसने वहां से राइज किया और वो इस लेवल पे बैंक प्राइवेट की तो सर एयर ब्लू भी शायद उनकी है सर। अब तो उनकी कतर के साथ भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है उनके। अब तो दे आर इन, मेरा ख्याल है कि 400-500 अरब से ऊपर की उनकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी पाकिस्तान में। अब की बात ना करें, देखिए ना, बड़ा बन गया तो बड़ा कैसे बना, इधर से ही बड़ा बना। फिर लोगों को, बड़े कम लोगों को पता है कि मियां मंशा साहब जो हैं वो भी असल में स्टॉक मार्केट के प्लेयर थे। वो सिर्फ एक निशात मिल, एक फैक्ट्री में एक ही वाज जस्ट वन डायरेक्टर आउट ऑफ द 7 डायरेक्टर्स इन निशात मिल, एंड निशात मिल वाज नॉट वेरी गुड एट दैट टाइम। इट वाज इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो होंडा के जो थे ना ओनर एटलस होंडा, यूसुफ एच शिराजी साहब, वो बोर्ड पर चेयरमैन ही इस शर्त पे आए थे कि मतलब उनसे पैसा उनसे लिया था उसको रिवाइव करने के लिए। निशात मिल वाज इन वेरी बिग प्रॉब्लम एट दैट टाइम, बट ही मैनेज्ड टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट एंड ही इज अ वेरी बिग प्लेयर। आप जो मियां मंशा साहब की कंपनियां हैं, उन्हें लोग कंपनियां नहीं कहते, उन्हें लोग म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अगर आप जाकर उसमें डिटेल्स में उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखें ना, तो उनकी स्टॉक मार्केट में उनकी कंपनी के थ्रू अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स होती है। यानी वो अपनी कंपनी का जो स्पेयर पैसा है वो मार्केट में रखते हैं। इस तरह बहुत सी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां हैं जो अपना सरप्लस कैश जो है वो मार्केट में इन्वेस्टेड देती है। जैसा एक कंपनी है क्रेसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, वो 3 काम करती है। एक सुई गैस की पाइपें बनाती हैं, एक जो है वो बनाते हैं, ये आपका टेक्सटाइल डिवीजन है उनका, और एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन है। कंपनी का पेड अप कैपिटल है 52 करोड़, 52 करोड़, और कंपनी के पास शेयर्स हैं 2 अरब से ज्यादा के। यानी उनके कोर बिजनेस से ज्यादा बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, और अक्सर उनका जो मेजर कोर प्रॉफिट्स हैं वो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आ रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, लेकिन समझ के करें ना सर। इस तरह तो आप अगर हॉकी खेलने भी फुटबॉल के प्लेयर को अंदर छोड़ देंगे मैदान के जाके, तो गेंद जो है वो थोड़े मारनी शुरू कर देगा। या अदरवाइज अब हॉकी के प्लेयर को सीधा बगैर उसको समझाए फुटबॉल के ग्राउंड में उतार देंगे तो वो बॉल को स्टिक से लेके आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है ना, एवरीबॉडी वांट्स टू ईट द फ्रूट्स, नोबडी वांट्स टू वाटर द रूट्स। लोग कहते हैं कि ओवरनाइट क्विक रिच, दानिश बनना चाहता है हर बंदा, फिर दानिश का अंजाम भी देखने क्या हुआ। अच्छा सर, इसमें मुझे ये बताइएगा कि लोग कह रहे होते हैं कि ये क्योंकि टेक्निकलिटीज की गेम है, जाहिर है आपने एनालिटिक्स को पढ़ना होता है और कंपनी की प्रोफाइल को पढ़ना होता है, तो यू मस्ट बी अ मैथमेटिकल रिच और यू हैव सम प्रोफेशनल डिग्री। आपकी इसके बारे में क्या राय है? हु कैन बी? सर इसके बारे में मुझे आप छोड़ दें, दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट फंड फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, उसके 13 साल तक रिकॉर्ड ब्रेक किया अमेरिका में इन्वेस्टर ने। पीटर लिंच उसका नाम है, आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। किताब का नाम है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, मेरे पास पढ़ी भी हुई है, वरना मैं होती मैं साथ लाता आपको ऐसे करके दिखा भी देता। वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट नोट कर ले। वो ये फरमाते हैं कि इफ यू आर एज स्मार्ट एज अ पर्सन हु कैन डू 5 ग्रेड मैथ, यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। मैं वैसे अपने प्रोग्राम के बारे में 5th नहीं कहता, मैं 8th कहता हूँ। मैंने जो प्रोग्राम ये दिया है, मैं कहता हूँ कि जो 8वीं पास है बंदा, वो 8वीं का जो हिसाब के सवाल, अगर आप 8वीं के हिसाब के सवाल निकाल सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। उससे नीचे वाला भी हो सकता है, लेकिन फिर उसको जरा उसको फिर किसी से मदद लेनी पड़ेगी।
देखिए, इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे ग्रुप के थे, फौत हो गए हुए हैं, अरशद सईद शेख साहब उनका नाम था, यूके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई थी उन्होंने। उनका पोर्टफोलियो मैं बनाता था। वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन, मेरे टैक्स रिटर्न्स वो फाइल करते थे, क्योंकि उनके साथ दोस्ती थी, वाले साहब के दोस्त थे। उनका जो पोर्टफोलियो है वो मैं बनाता था, मैं बताता था कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल। ही यूज्ड टू सीक माय गाइडेंस। देखिए, इसमें कॉमन सेंस की बात है। हर कंपनी की रिपोर्ट पीएसएक्स की साइट के ऊपर पड़ी हुई है। आप जब रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, देखिए, व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी इज लाइक यू आर रनिंग अ बेकरी, यू आर रनिंग अ शॉप। Every 3 months you share your accounts with your brothers. Let us assume कि भाईजान आपके 4 भाई हैं। उन्होंने कहा कि यार ये रिजवान, मैंने आपको बेकरी लगा दी है, हमारा हिस्सा हमारे घर भेज देना है, हमें अकाउंट आपने एक्सेल शीट में बना के भेज देनी है, या जाओ इसको चलाओ, मैनेज करो, तुम्हें हम 10% एक्स्ट्रा दे देंगे मैनेजमेंट फी। सो आप भाइयों का ये आपस में तय हो गया। अब हर 3 महीने बाद आप क्या करते हैं? आप अकाउंट्स बनाती हैं। अकाउंट्स बना के आप जो प्लस माइनस है वो रिपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली को, और फिर आपस में मशवरा करते हैं कि यार इतना इतना पैसा बांट लेते हैं, इतना री इन्वेस्ट कर लेते हैं। एक मेरा ख्याल है दुकान और किराए पे मिल रही है, वो ले लेते हैं, या कुछ भी और कोई ओवन नया ले लेते हैं, व्हाटएवर दैट इज। दैट्स एग्जैक्टली हाउ द कंपनीज ऑपरेट। और वो अपने हर 3 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट पब्लिक करती हैं। वो पीएसएक्स की साइट पे पड़ी हुई है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑल द नंबर्स आर इन इट। पर पढ़े कौन? मसला ये है कि बंदे को क्या चाहिए। मेरे बारे में एक बंदे ने बड़ा को, मेरे बहुत खिलाफ हैं लोग मार्केट के। एक तो वो लोग खिलाफ हैं जो धोखेदार हैं, मैं धोखेबाज हैं, उन्हें एक्सपोज करता हूं कि यार ये इनको पैसे मत दो और ना जो है इनसे टिप्स मांगो। मेरे से जो लोग सेशन लेते हैं, पेड सेशंस भी मैं करता हूं, 45 से ज्यादा मुल्कों में मैं कर चुका हूं सेशंस जो है। मैं उन्हें काम करना सिखाता हूं। गिव अ पर्सन फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द डे। टीच him how to fish, you solve his meal problem for the lifetime। एक चीज है कि मैं उसको तरीका बताऊं और वो उस तरीके को परखे, और वो 1-2 बार मुझसे और राब्ता करने के मैं ठीक हूं, मैंने सही पिक किया चीज, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाए। उसको मैं रोड ऑफ इंडिपेंडेंट, एक मैं उसे कहूं कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, तुम मुझे हर महीने पैसे दो और मैं तुम्हें शेयर बताऊंगा। दिस इज द वर्स्ट थिंग। और ये इतने फ्रॉडी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं जो लोगों से ये बात करते हैं, और जो ये काम नहीं करता उसको लोग बुरा कहते हैं। मेरे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुपों में एंटर होने के लिए लोग मार रहे होते हैं, उनका ख्याल होता है कि यहाँ पे फ्री टिपे हूं। भाई वो जुर्म है। इनसाइड ट्रेडिंग इज अ क्राइम। मैं अपना पोर्टफोलियो कैमरा बंद करके आपसे डिस्कस कर लूं, दैट्स ओके, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बता दूं, या लिमिटेड लूं। मैं पब्लिक करूं तो इसका मतलब इनसाइड ट्रेडिंग है, इसका मतलब मैं मार्केट मोनोपोलाइजेशन कर रहा हूं, ये जुर्म है। ठीक है ना, कि आप मोनोपोलाइज कर रहे हैं ना मार्केट को, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं उस शेयर को खरीदने के लिए। दिस नॉट द राइट थिंग टू डू। द राइट थिंग इज कि आप इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स के ऊपर उसको, कंपनी को जज करें, और जहां आपको सही लगती है वहां बाय करें। ठीक है, हम चार लोगों की बात कर रहे थे, वो दरमियान में रह गई। पहला इन्वेस्टर, दूसरा है ट्रेडर। ट्रेडर वो आदमी है जो लाख दो, इन्वेस्टर है जो 10 करोड़ से आया है, 1 करोड़ से आया है, 1.5 करोड़ से आया है। उसने 20 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाया है, उसने रीशफल करना है, हर क्वार्टर के बाद अपने पोर्टफोलियो को चेक करना है, इधर उधर शेयरों की अदला बदली करनी है और स्लो मूवमेंट करनी है। ट्रेडर जो है वो स्मार्ट है, स्किल्ड है, उसने 1-2 लाख रुपए, उसके बाद उसने दिहाड़ी लगानी है, या हफ्ता लगाना है, या 15 दिन लगानी है। ऊपर जाएगा वो उसको बेच देगा, नीचे आएगा फिर ले लेगा, एंड सो ऑन। वो क्विकली पैसा बनाएगा, छोटी छोटी लॉट्स में काम करेगा। बाकी 2 आपको बता दिए। एक शेख साहब के लड़के के साथ आ जाता था, वो हर बार कहना जी हर 5-7 वाला 4-5 लाख रुपया वो आके घर आ जाता है। एक वो है। दूसरे जॉबर्स हैं, कभी 5 का 7 कर लिया, कभी 10 का 7 वापस कर लिया, 2 लाख दे दिए, 3 लाख ले लिए। वो इस खेल में है, ना पढ़ना है, ना समझना है, ना स्टडी करनी है, तुक्के मारने हैं बस। सर आखिरी सवाल आपसे कि कितना टाइम चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए फॉर लर्निंग इट, और फिर कितनी मिनिमम अमाउंट है जिससे आप समझते हैं कि जो बिगिनर है, जो बिल्कुल न्यू है, जिसने आपसे सिर्फ स्टॉक मार्केट का लफ्ज सुना है और अब वो आपके सेशन और यूट्यूब से वीडियो देखना शुरू हो गया है, और वो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, कितना टाइम में? 1 लाख रुपए
कि इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट ले सकते हैं। और मैं लोगों को यही मशवरा करता हूँ कि 1 से 3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इससे आप कर लें, मतलब 1 से 3 इज मैनेजेबल अमाउंट, और उसको उतना ही रखें जब तक आपको लगे ना कि आप खुद कुछ सीखने की पोजीशन में। भाईजान लर्निंग के लिए 20 मिनट्स अ डे, एक 2 चीजें मैंने बाद में पढ़ी है, प्रोग्राम जब बनाया उस वक्त नहीं मुझे पता थी दोनों चीजों के बारे में, लेकिन वो बाद में मेरे इल्म में आई और मैं कर वही रहा था। एक होती है जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप ह्यूमन माइंड ना 20 मिनट से ज्यादा किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं रख सकता, वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है दाएं बाएं। तो आप मेरी वीडियो मैंने कोशिश की है 5 मिनट की एक वीडियो बनाऊं, 230 वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो उसको 4 वीडियो 20-25 मिनट में देखिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। अच्छा, अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग देखते हैं और देख के बस छोड़ देते हैं। आपने देख के उसमें से बुलेट पॉइंट मैसेज नोट करना है, चंद बुलेट पॉइंट्स नोट करनी है, ठीक है, और उनको आपने वीकली रिवाइज भी करना है। ये एक तरह से आप समझें कि आप हॉकी के असूल हैं या ड्राइविंग के असूल हैं, ड्राइविंग टेस्ट सिविलाइज वर्ड होती है ना, उसमें वो ट्रायल लेने से पहले टेस्ट लेते हैं, आपको साइन दिखा के ये 2 लाइनों का क्या मतलब है, 1 लाइन का क्या मतलब। हमारे मुल्क में तो सीधा सिस्टम ही कोई और है ना, मैं उस पर वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। तो आप उसको 20 मिनट्स अ डे स्पेंड करें। इस बात दूसरी एक बहुत बड़ी मिथ है लोगों के बारे में कि जी मैं जब मार्केट में आ गया हूं तो मैंने सारा दिन मुंह खोल के टर्मिनल को देखते रहना है। सुबह मैंने 9 बजे नहा के बैठ जाना, 3:30 बजे तक मैंने कंघी करके तो मुंह खोल के ना मैंने टर्मिनल के ऊपर तवज्जो रखनी है। दिस नो नीड फॉर इट, जस्ट सी, वही अगेन 20-25 मिनट्स क्या आपने करना है। सुबह मार्केट खुलती है 9:30 बजे, आप 10-10:15 बजे जरा एक बार मार्केट को टच करें। आप 3-4-5 शेयरों में आपका इंटरेस्ट होता है तो 550 की तो आपने नहीं देखनी है ना रेट, वो देखेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो किधर जा रहा है, लास्ट ट्रेड का ये हाई क्या लगा है, लो क्या लगा है, क्या आप आज उसे लेना चाहेंगे या बेचना चाहेंगे। बाज़ लोग होते हैं उनके पोर्टफोलियो होते हैं कि वो उन्हीं में ट्रेड कर रहे थे, किसी दिन ले रहे होते हैं, किसी दिन बेच रहे होते हैं, कभी एवरेज कर लेते हैं, फिर एकदम ऊपर जाता है तो उसको बेचना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा सेल करना शुरू कर दें। सो वो आप 10 बजे करें, आप अपना उसके बाद जो भी आप हैं टीचर हैं अपनी जाके क्लास पढ़ाएं। 11 बजे 2-3 मिनट ऐसे आजकल मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है, आपको मोबाइल के ऊपर रेट साथ चीज आ रही है, अपने मोबाइल के ऊपर के मीटिंग में भी बैठे हैं ना बॉस के साथ, तो चाय का सिप लेने के साथ वैसे हल्की सी नजर डाल दी, कोई अर्जेंट काम करना हुआ तो जरा उठ के वॉशरूम के लिए गए, टिक टिक करके ऐसे टिक टिक करते हैं तो बाइंग सेलिंग हो जाती है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ऐसे बटन दबाते हैं आप, ऑनलाइन आप सारा मोबाइल से मीटिंग में बैठे बैठे आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसी तरह फिर 12 बजे, 1 बजे, 2:30-3 बजे, यानी 3 से 5 दफा आप जरा सा मार्केट को टच करें, वही 4-5 शेयर आपने अपने हो आप और उसके मुताबिक आप फैसला करें। बाकी आपने जो करना है करें, आप दुकानदार हैं दुकान चलाएं, आप हाउस वाइफ हैं हांडी में मिर्चें डालें, अपना कुकिंग करें, सामग्री देख लें, बेशक नहीं है तो रमा इंडिया का। सो डू वट एवर यू लाइक, just spend 20-25 minutes a day and you can make reasonable resources। ये जो औरतों ने जेवर बंद करके रखे हुए हैं अपने लॉकरों में, जो मेरा तजिया ये है जी कि हर औरत की एक बार जेवर चोरी होते हैं जिंदगी में, एक बार डाकू ले जाते हैं, एक बार चोर ले जाती है, बाकी जो बच जाते हैं वो लॉकर में पड़े रहते हैं और वो आर्टिफिशियल पहन के शादियों में जाती हैं मारे डर के। तो जरूरत ही क्या है ऐसा काम करने की, आप आर्टिफिशियल खरीदो, अच्छे भी लगोगे, गुम भी हो जाएगा, वो कोई बात नहीं, डिजाइन चेंज करते हैं। मेरी तो यही सजेशन है, इन्वेस्ट करें भाई, पैसा अपना सेव करें और इन्वेस्ट करें। और अगर स्टॉक मार्केट पसंद नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, कन्वेंशनल बिजनेस की तरफ आए, अपने घर से खाने के डब्बे बनाकर लोगों को देने शुरू कर दें, आइसक्रीम बनानी शुरू कर दें। इतनी बड़ी एक लीडिंग बेकरी है, उनकी स्टोरी मुझे पता है, उन्होंने अपने घर के अंदर शुरू किया था, आज लाहौर के कोने कोने में उनकी बेकरी है, नाम मैं नहीं लेता, वो लोग माइंड कर जाते हैं, ये हमारी बता रही है स्टोरी। सर देयर इज अनदर टिप, लाइक देयर इज म्यूचुअल फंड। आप क्या समझते हैं ये सेविंग के तौर पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक अच्छी है, एक सेफ प्ले के तौर पे, जब तक आप सीख नहीं जाते? म्यूचुअल फंड आई विल नॉट से अ बैड थिंग, पर मैंने सारी जिंदगी में म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाया। वो किस लिए नहीं लगाया मैं बता देता हूँ। नादिर शाह जो बादशाह है ना, वो एक बार आया इंडिया, जब आया ना तो उसको उन्होंने हाथी पर बैठा दिया, वो बैठ गया, उसने कहा इसकी लगाम कहाँ है,
उसने कहा भाईजान इसकी लगाम नहीं होती, इसका तो महावत होता है। उसने उतारो मुझे नीचे, आज के बाद मेरे सामने ना ले गया ना मेरा घोड़ा ले आओ। उसने कहा महावत को कोई 4 पैसे खिलाए और जिधर मर्जी मेरा हाथी ले जाए, दुश्मनों के रोड में ले जाए, मारा जाऊंगा। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना, देखिए फंड मैनेजर बहरहाल मुलाजिम है, फंड मैनेजर को दर्द नहीं है, उनकी अपनी इंटरेस्ट होती हैं, वो बड़े जो सेठों के साथ इन्वॉल्व होती हैं, स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, वो ये चीज होती है। तो आपको कभी भी वो ग्रोथ नहीं मिलती जो ग्रोथ अगर आप खुद, देखिए वही वाली बात है कि अपना पैसा आप खुद मैनेज कर रहे हैं, तो जो दर्द आपको होगा वो किसी और को नहीं हो सकता। तो मेरी तो ये लॉजिक है, मैं फंड में नहीं पैसा डालता। फंड में डालना तो बेहतर मैं फिक्स इनकम में रख लूं, आए तो सही, कुछ ना कुछ जमा ही हो, माइनस ही ना हो। तो फंड मेरे जैसे आदमी के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है। आप यकीन माने रिजवान भाई, मैंने जिंदगी में कभी किसी को ऐसा मशवरा नहीं दिया जो मैंने खुद काम किया हो। अगर मैं खुद को काम छोड़ दूं तो मैं किसी को मशवरा नहीं देता करने का, क्योंकि ये एक मुनाफकत आ जाती है। जब मैं अपने लिए अच्छा नहीं समझता तो मैं दूसरों को क्यों कहूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर फंड में लोग लगाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि कोई हर्ज नहीं है, बट आप फिर वो ग्रोथ ना अपने ज़हन में रखें कि आपको उस तरह की ग्रोथ मिलेगी, आपको हल्का फुल्का मुनाफा आता रहेगा। बेहतर ये है कि आप स्किल को खुद सीखें, अपने घोड़े की लगाम खुद पकड़ें, भले 2-3 बार घोड़े से गिर जाएं, लेकिन उसके बाद जब आप घोड़ा दौड़ाएंगे, वो कहते हैं ना गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मेरी तो आप लोगों को ख्वाहिश होगी, मशवरा होगा कि शाह सवार बने, थोड़ा सा रिस्क लें, थोड़ी सी मेहनत करें। बाकी मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा, आप अपने फेसबुक पे लगा दीजिएगा, किताबों की एक लिस्ट है और उनमें से कोई किताबें मैंने और मेरे खानदान ने नहीं लिखी, सारी इंटरनेशनल किताबें हैं, आप उनको पढ़ लें। उनमें रूल्स सारे वही जो मेरा प्रोग्राम है उसमें वही बातों को जरा सिंप्लीफाई करके बताया गया है। जो बातें उन किताबों में लिखी, मतलब पीटर वन ऑन द वॉल स्ट्रीट के ऊपर 2-3 वीडियोस होंगी जो पीटर लिंच है। इस तरह एडन क्रील एक साहब है जो ट्रेडिंग में बड़े दुनिया के माने हुए हैं, कुछ उनके बारे में बातें हैं, कुछ वॉरेन बफेट साहब के बारे में बातें हैं, तो बेंजामिन ग्राहम के साहब बारे में बातें हैं। 2 किताबें मैं आप लोगों को यहाँ पे भी मेंशन करता हुआ जाऊंगा, दोनों मैंने नहीं लिखी, ये 1930 में कहीं लिखी गई हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है और एक सिक्योरिटी एनालिसिस है। दोनों किताबें बेंजामिन ग्राहम ने लिखी हैं जो कि वॉरेन बफेट का उस्ताद था। एक चीज मैं आपको और कहूंगा, लोग ये कहते हैं कि किस उम्र में ये सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 12-13 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट को आपको सीखना शुरू कर दिए। वो कहेंगे आप ये किस बेस पे कह रहे हैं। वॉरेन बफेट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट एट द एज ऑफ 9, पीटर लिंच स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट एट द एज ऑफ 16। ये इंडिया का एक लड़का है, उसकी बड़ी धूम मची हुई है, 14 साल की उम्र में उसने बाप का पेंशन फंड जो उसे बड़ा मल्टीप्लाई कर दिया। 14 साल की उम्र का था वो शुरू से मैथमेटिक्स में अच्छा था, ब्राइट बच्चा था। 12-13 साल की उम्र में आप ये सीखना, आपको मेरा प्रोग्राम लेना शुरू कर देना चाहिए। अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठ के आप कहेंगे जी इन्वेस्ट आपके नाम पे अकाउंट हो, इन्वेस्ट आप ही करें, लेकिन हम भी इन्वॉल्व होते हैं, आपको इनपुट देते हैं। तो जो बच्चे अपना मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं, देखिए पाकिस्तान में अब नौकरियां नहीं मिलनी भाईजान। ये कोविड-19 के बाद तो बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग जूते चटखाते फिर रहे हैं। तो मैं यही मशवरा कौम को देता हूं कि अपना स्किल लेवल इनहेंस करें, ऐसी स्किल्स सीखें जिससे आप अपने घर पे अपने अब्बा, कम से कम कुछ नहीं तो अपनी मोटरसाइकिल का यार खर्चा खुद निकाल लो। अब्बे की जान छोड़ो, बेचारे की हड्डियों में से, मतलब इधर तो एक अजीब कल्चर है। मैं हैरान होता हूँ, किसी घर में जाओ कहते हैं यार पप्पू और मुन्ना बाहर गए हुए हैं, पप्पू और मुन्ना अभी तक आए नहीं। तो बंदा कहता है यार पप्पू होगा कोई 3-4-5 साल का, मुन्ना होगा 8-9 साल का। वो आते हैं तो एक 45 साल का होता है, एक 55 साल का होता है। तो बंदा कहता है ये पप्पू और मुन्ने। तो आप खुदा का वास्ता है कि पप्पू मुन्ना ना बने। हमारी कौम जो है ना, कोई पुर्तगाल गाजी सिर्फ ना देखे, प्लास्टिक की तलवारें लेके ना फिरे। आप जो है ना वो कोई थोड़ी सी कोई फिल्में स्टॉक एक्सचेंज पे देख लें। इसमें आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, बड़ी खूबसूरत फिल्म है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, मैं कहने लगा था आपसे कि परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जी जी, इट इज अ रियल स्टोरी। हाँ सच्ची कहानी है वो, बड़ी खूबसूरत फिल्म है। इंडिया की फिल्म है बाजार, हाँ इंडिया की फिल्म है बाजार, वो जरूर देखिए। एक हर्षद मेहता के नाम की भी फिल्म बनी हुई थी, वो भी देखिए, उसका नाम है गाफला। ये जब हम कोर्स कराते थे एंटरप्रेन्योरशिप का फाउंडेशन पे, तो 6 दिन का कोर्स होता था, सर्टिफिकेशन भी देते थे हम लोग। तो हम
फिल्में भी बताते थे। एक फिल्म है प्रोफेशनल, इसकी द फाउंडर, सॉरी प्रोफेशनल कह रहा हूं, मैकडोनल्ड की स्टोरी पर है। एक नेल्सन मंडेला की लाइफ पे फिल्म है, वॉक टुवर्ड्स विक्ट्री मेरा ख्याल है, या फ्रीडम, मंडेलाज वॉक टुवर्ड्स फ्रीडम। जबरदस्त। किताब भी है, फिल्म भी, खूबसूरत फिल्म। तो फिल्में भी देखें। और उनसे भी, जबरदस्त। गुरु है इंडिया की एक फिल्म है, गुरु, गुरु, वो बिल्कुल। धीरू भाई अंबानी की लाइफ पे है, वो भी रियल स्टोरी है, वो भी स्टॉक मार्केट की पैदावार है। धीरू भाई वाह। अंबानी जो है ना, ये अंबानी ब्रदर्स, जो मुकेश हाँ अंबानी हाँ। और वो दूसरा जो है, ये उसी, इनका बाप जो है वो सड़क के ऊपर चाय बेचता था टी स्टॉल पे। इज अ सेल्फ मेड मैन, इसका मतलब अंबानी साहब धीरू को भाई फिर अंबानी जो वो है। उसमें जो स्टोरी सुनाते हैं, वो जेल वगैरह हुई और सारे लोगों ने कहा फ्रॉडी है, ये वो सारा हाँ, सच, वो जो मतलब। उसके अंदर नहीं, वो जेल तो नहीं हुई थी ना, फाइन हुआ था। यस, अंबानी का भी हाँ। हुआ था। बिजनेस बिजनेस में सब बड़े ग्रे एरियाज होते हैं, उन पे फाइन लग भी जाते हैं लोगों के, दैट्स ट्रू। इसी तरह आपने जबरदस्त। अगर इंडिया में करना है, आप जो लोग कहते हैं ये अमीर कैसे होते हैं, आप राकेश झुनझुनवाला को आप फॉलो करें। मेरा ख्याल है 5,000 रुपए से उसने काम स्टार्ट किया था, इस वक्त 5,000 करोड़ से ज्यादा की उसकी बायर है, राकेश झुनझुनवाला। राम अगर देवल, मेरा ख्याल है राम अगर देवल, उसको आप सर्च कर लें। सो यू कैन सर्च पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए। जो नालायक होता है ना, नकम्मा होता है, उसे सिर्फ कंप्लेंट्स करनी होती है। वो आपने सुना ना लतीफा के, वो बच्चे का रिजल्ट आया तो उसने कहा जी वो की बने, कहना भाई वो पटवारी का मुंडा फेल हो गया, वो तो थोड़ी बात है ना, डॉक्टर साहब का मुंडा फेल हो गया। तो पूछते पूछते 8-9 कहना भाई मैं फेल हो गया। तो ये सही है। अप्रोच चेंज करनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। जबरदस्त। जवाब साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस कोविड के अंदर भी एक होप दी है लोगों को, एक मोटिवेशन दी है, एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। जब तक हर तरफ एक शोर मचा हुआ है, रुड़ सर गए, मेरा मर गए। एक्चुअली इस काम में आने का मकसद ये था, मैं बिल्कुल आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम खत्म तो नहीं हो गया आपके शो का? नहीं नहीं नहीं, आई एम मैंने अवेलेबल कहा फुल। टाइम, हाँ। मैं इस काम में, मैं ये पढ़ने के काम में आया क्यों और कैसे, मैंने कहा ये भी मैं बताता चलूं। मैं बड़ा कोई इतना ज्यादा कोई, मैं लोगों के साथ मिलने का शौकीन नहीं था, और मैं बड़ी पीसफुली अपनी जिंदगी गुजार रहा था 2014 तक। ठीक मेरे है। वालिद की डेथ हुई ना जब 2014, तो मेरे ज़हन में एक चीज बैठी कि इंसान ने दुनिया से चले जाना है। तो मैंने कहा यार ये इतना कुछ, एक आदमी था इतना मेहनती, उन्होंने इतना कुछ एक्वायर किया, इनके साथ कब्र में चला गया, तो मुझे कुछ करना चाहिए कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, कि लोगों तक खैर बांटूं। खैर जो है लोगों को भी फायदा हो, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, लोगों को बड़ा फायदा है। उधर से ये मैंने शुरू किया। मेरा शुरू में इरादा था कि 15-20 वीडियोस का एक छोटा सा प्रोग्राम बना के मैं छोड़ दूंगा, और फिर वो पड़ा रहेगा और लोग देखते रहेंगे। वो अल्लाह का करना ये हुआ कि उसको सक्सेस इतनी ज्यादा मिली, लोगों ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज डोंट स्टॉप। अभी भी मुझे लोग बड़े मैसेज करते हैं कि आप वीडियो अगर 1-2-4 दिन लोड ना हो ना कोई, तो कहते हैं सर आप वीडियो लोड करें, हम चाहते हैं आपकी वीडियो आती रहे। फिर इसको इतनी सक्सेस मिली कि 45 मुल्क जो हैं, 45 कंट्रीज डिफरेंट, उनमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को मैंने सेशंस दिए ऑनलाइन, इसी तरह जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं जूम के ऊपर। जबरदस्त। और उन्होंने फिर पाकिस्तान में अकाउंट खोले, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई है मेरी वजह से। मेरे पास नहीं, जहां मर्जी अकाउंट खोले, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास को पैसा लेकर आए, बिल्कुल ना आए, जौन सा ब्रोकर पसंद है उसके पास खोले। आप काम करें, अपनी फैमिली को मजबूत करें, अपने मुल्क को मजबूत करें। मुझे अल्लाह बहुत दे रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कोई किसी, मैंने माशाल्लाह। ये ना, मैं पैसे के लिए इस काम में आया हूं, मैं आया ही इस काम में खैर बांटने में। जबरदस्त। तो अल्लाह ताला आप सब पे रहमत करे, आप सबको इससे फायदा आमीन। उठाने की तौफीक दे। और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी बातें और आपके लिए फायदेमंद जबरदस्त। होंगी। जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बड़ी मोटी मोटी और पॉजिटिव बातें बताई। मैं इससे पहले यही समझ रहा होता था कि ये गेम जो है ना वो बड़े लोगों की गेम है, तो इसलिए छोटे लोग नहीं इसमें आने चाहिए, मेरे जैसे मिडिल क्लास। तो ये थैंक यू मैं सो मच, इंशाल्लाह आपसे एक गाइडलाइन एक देते जाते रहो, मैं जाते आपका कोर्स देखूंगा एक वीडियोस शेयर का। जरूर देखें आपने, बल्कि एक कोर्स ही नहीं देखना आपने, मुझे एक कोर्स देखने के बाद फीडबैक भी, आप अपने आप को हर वीडियो में कहते हैं ना आई एम अ स्टूडेंट, तो आप जरा मेरे स्टूडेंट भी बने और मुझे फीडबैक बन दें। गया हूं मैं अभी। और मैं अपने इस प्रोग्राम के बारे में एक शेर पढ़ता होता हूँ अमजद इस्लाम अमजद साहब का, वो जो हाँ हाँ। गीत तुमने सुना नहीं हाँ मेरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत हाँ। तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था।
मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। इसे प्लीज हंसी में ना उड़ाएं। ये मेरी जिंदगी का हासिले गजल है, इसको आप देखें, ना समझ आए बेशक काम ना करें, पर सीखें जरूर, बच्चों को सिखाएं, देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी, और इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे हम आपको मजीद देखते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।